हेलेन केलर एक ऐसा व्यक्तित्व थी, उनसे किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई ब्लाइंडनेस या डेफनेस, इन दोनों में से कौन सी विकलांगता आप ग्रहण करना चाहेंगी अगर आपको अगला जन्म दिया जाए? तो वो बोली कि भाई मैं आई विल प्रेफर टू बी ब्लाइंड देन डेफ। लाइक ब्लाइंडनेस टेक यू अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स एंड डेफनेस टेक्स यू अवे फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। ना हियरिंग इन अवर लाइफ, मतलब सुनने का हमारे जीवन में क्या महत्व है? सबसे बड़ा महत्व है कि जो हम भाषा और वाणी सीखते हैं वो सुनने की सहायता से होती है। हियरिंग के बिना भाषा और वाणी सीखने में अवरोध उत्पन्न हो जाता है या देरी हो जाती है, और कभी कभी अगर सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा कम हो तो ना के बराबर ही भाषा सीख पाता है। कुछ लोग हियरिंग इम्पेयरमेंट को हियरिंग लॉस भी कहते हैं, एंड इट कैन बी डिफाइंड एज इनेबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू परफॉर्म डे टू डे कम्युनिकेशन विद और विदाउट एम्प्लीफिकेशन। ना यहाँ पर दो बातें कही गई कि जिस व्यक्ति को हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसके अंदर दो समस्याएं होती। एक प्रॉब्लम क्या होती है कि वो विद या विदाउट एम्प्लीफिकेशन, आवाज को तेज होने के बाद में भी या बिना आवाज को तेज किए अपना कम्युनिकेशन दूसरे लोगों साथ में वार्तालाप अगर नहीं कर पाता है, अपनी दैनिकचर्या का कार्यक्रम, दैनिकचर्या के जो कार्यक्रम है उनमें जो वार्तालाप की आवश्यकता उसको होती है वो नहीं कर पाता है, तो उस व्यक्ति को हम हियरिंग इम्पेयर्ड कह सकते हैं। एक अधिनियम बना था, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। इसके अनुसार हियरिंग डिसेबिलिटी मीन्स लॉस ऑफ 60 डेसिबल्स और मोर इन द बेटर ईयर इन कन्वर्सेशनल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। हम जो वार्तालाप करते हैं इसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी की रेंज है जिसके अंदर हमारी सारी स्पीच साउंड्स आती हैं। जो वो रेंज है उसके अनुसार, उसके अंदर अगर हमारा लॉस, जो हमारा अच्छा कान है उसमें 60 dB से ऊपर है तो उसको हम हियरिंग इम्पेयरमेंट कह सकते हैं ना। अभी ये आपके सामने जो चित्र मैं दिखा रहा हूं ये हमारे कान का चित्र है, इसका हमने क्रॉस सेक्शन किया हुआ है। तो यहाँ हमारे कान के तीन भाग हैं, एक मध्य बाहरी कान, मध्य कान और भीतरी कान। बाहरी कान में एक तो हमको जो बाहर ये अपना हिस्सा दिखता है कान का वो है, उसके बाद में एक नली है, नली के जिसको हम ईयर कनाल या ईयर ड्रम, ईयर कनाल या कर्ण नली कहते हैं, और उसके एंड पर एक पर्दा होता है, कान का पर्दा है। और कान के पर्दे के पीछे जो यहाँ तक हमारा बाहरी कान कहलाता है। कान के पर्दे से के बाद में एक छोटी सी कैविटी है जिसमें हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डियां रहती हैं, इनकस, मेलियस और स्टेपिस। ये तीनों हड्डियां हमारे कान के पर्दे से जुड़ी होती हैं। और जो तीसरी हड्डी है स्टेपिस जो है वो हमारे अंदर वाले कान से जुड़ी होती है जिसको हम कॉक्लिया कहते हैं। वहां अंदर वाले कान में कॉक्लिया आ जाता है और कॉक्लिया से एक जो नर्व है वो हमारे ब्रेन को जाती है जहां हमारा सुनने का काम होता है। और एक नीचे की तरफ को ये ट्यूब निकली हुई है, इसको हम स्टेशन ट्यूब कहते हैं। ये हमारे मध्य कान को और जो हमारा नेजोफेरिंग्स है, जो हमारी ओरल कैविटी है, इसको जोड़ती है जिससे कि हमारे मध्य कान में प्रेशर बना रहे। तो ये हमारा कान जो तीन भागों में विभाजित है। नंबर 1 बाह्य कान, मध्य कान और अंतः कान। अंदर वाला कान आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। और इनर ईयर में जो कॉक्लिया रहता है यहाँ से हमारी 8th नर्व जाती है जो हमारे ब्रेन में जाकर के जहाँ हम सुनने का काम करते हैं। और एक आप देख रहे होंगे ना, कॉक्लिया जो घोंगे की शक्ल की एक चीज ये बनी हुई है, इसके ऊपर एक ये छोटी छोटी कनाल्स बनी हुई है, 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स हैं। ये कनाल्स हमारे को, हमारा जो बैलेंस है, हमारा जो संतुलन है उसको बनाए रखने में मदद करती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारा कान जो है 2 काम करता है, नंबर 1 सुनने का और नंबर 2 बैलेंस बनाने का। ये अभी आपको दिखेगा अगले चित्र में, ये देखिए कि ये जो तरंगे हैं ये गई, पर्दे को हिलाया, उसके बाद में वो हड्डियां हिली और कॉक्लिया से होती हुई हमारे ब्रेन में चली गई। तो ये हमारे सुनने की प्रक्रिया इस प्रकार से रहती है, ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, और एक जो नर्व हमारे ब्रेन को जा रही थी वो। तो इन तीनों में, चारों चीजों में से कहाँ किस स्थान पर रुकावट पैदा हुई वो साइट ऑफ लीजन हो जाता है कि किस स्थान पर रुकावट, क्या रुकावट आउटर ईयर और मिडिल ईयर में है, या कॉक्लिया में कोई खराबी है, या नर्व में कोई खराबी है। तो उनके आधार पर हम
वर्गीकृत करते हैं। दूसरा तीसरा जो है वो डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस, यानी कि कितना, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, मध्यम है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है ना। आगे हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ हियरिंग लॉस की, कि भाई ये हियरिंग लॉस है किन किन कारणों से हो सकता है। हियरिंग लॉस के कारणों को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 प्रीनेटल, दूसरा पेरीनेटल, पोस्टनेटल एंड एक्वायर्ड हियरिंग लॉस। मतलब जन्म से पूर्व, पेरीनेटल जन्म के समय, पोस्टनेटल जन्म के बाद, और एक्वायर्ड माने कि बाद में जब हम कभी बड़े हो गए तो हमने उसको एक्वायर किया। ना पेरीनेटल में मैटरनल फैक्टर्स हैं, इसमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ डेफनेस है, क्या उस परिवार में कोई बच्चा बधिर हुआ या कोई भी व्यक्ति बधिर हुआ, उसकी वजह से बच्चा, आने वाला बच्चा जो है डेफ हो सकता है। देन ये टॉर्च एक इन्फेक्शन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर गर्भावस्था के दौरान मां को ये इन्फेक्शन हो जाता है, टॉक्सोमोप्लोसिस, रूबेला, साइटोमेंगलो वायरस और हर्पीज और सिफिलिस, ये अलग अलग प्रकार के वायरसेस हैं, इन्फेक्शंस हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान इनमें से कोई भी इन्फेक्शन मदर को हो जाता है तो हो सकता है RH इनकम्पेटिबिलिटी। यहाँ ये ब्लड ग्रुप से संबंधित चीज़ें हैं कि माँ का और पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो कंपेटेबल नहीं होता है, अलग अलग होता है। हो सकता है पिता नेगेटिव हो और माँ पॉजिटिव कैरियर पॉजिटिव हो, तो वहाँ पर भी चांसेस होते हैं कि आने वाले बच्चे जो है उनमें बधिरता हो सकती है। पुअर हेल्थ ऑफ द मदर, माँ की अगर सेहत ठीक नहीं है, माँ की सेहत ठीक रहने से मतलब क्या है कि माँ की खुराक ठीक से नहीं हो रही है, उसका जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है, तो जो फीटस है, गर्भावस्था में जो बच्चा पल रहा है, वो माँ से ही सारी चीज़ें प्राप्त करता है। अगर माँ की सेहत अच्छी नहीं होगी तो बच्चे के पास में भी वो चीज़ें ढंग से नहीं पहुँच पाएंगी और माँ की वजह से, माँ की खराब हेल्थ की वजह से बच्चा बीमार हो सकता है। देन कॉन्संगुइनस मैरिजेस, कई समुदाय ऐसे हैं जहां पर नजदीकी रिश्तेदारियों में शादियां हो जाती हैं और इनकी वजह से आने वाले बच्चे बधिर हो सकते हैं। इनटेक ऑफ सर्टेन ड्रग्स, कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनकी वजह से, टॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा कुनीन खाने से, नियमित रूप से कुनीन लेने से मलेरिया के अंदर दी जाती है, या कुछ टॉक्सिक ड्रग्स हैं जैसे स्टेप्टोमाइसिन्स हैं, इस प्रकार की कुछ ड्रग लेने से हमारे को, अगर गर्भावस्था में माँ इस प्रकार की दवाइयाँ लेती है तो उनको आने वाला बच्चा हेयरिंग इम्पेयर्ड हो सकता है। एक्सपोजर टू रेडिएशंस, ज़्यादा एक्सरेज कराना या और रेडिएशंस को होना। देन एंड्रोकार्डियल डिसऑर्डर्स, ये एक प्रकार की इन्फेक्शन है, अगर ये किसी मदर को हो जाता है तो उसकी वजह से भी बच्चा बधिर हो सकता है। प्री मैच्योर बर्थ, कि अक्सर जो प्रसव है वो 9 महीने बाद होता है। अगर 9 महीने से पहले 7 महीने में, 8 महीने में हो जाता है तो उसके कारण से भी बच्चा जो है वो बधिर हो सकता है। दूसरा ट्रॉमेटिक डिलीवरीज, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज होती हैं, उसमें बच्चे को प्रसव के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग किया है, फॉर्सेप्स इत्यादि का प्रयोग किया है, तो उसकी वजह से हो सकता है। डिलेड बर्थ क्राई, बच्चे का जन्म के बाद देर से रोना, उसकी वजह से भी हो सकता है। लो बर्थ वेट, अगर बच्चे का वजन जो है 1200 ग्राम से कम है जन्म के समय, तब भी बधिरता होने का अंदेशा होता है। देन न्यूनेटल एक्सपेसिया और बर्थ एस्पेक्सिया, कि जन्म के समय बच्चे को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन ना मिल पाना, इसकी वजह से भी हो सकता है। देन कॉर्ड प्रोलैप्स, ये जो कॉर्ड होती है इसका फट जाना या बच्चे की गर्दन के तरफ लिपट जाना, उसकी वजह से भी हो जाता है। देन पोस्टनेटल में आ जाता है डिफॉर्मिटीज ऑफ ईयर, नोज, फेस और थ्रोट, कान, नाक, गले और चेहरे की बनावट में फर्क होना, सामान्य न होना, इसकी वजह से भी बधिरता हो सकती है। जॉन्डिस, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को बहुत ज़्यादा जोर का पीलिया हो जाना और ऐसी अवस्था आ जाना कि बच्चे का शायद कभी कभी हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, खून को परिवर्तित करना पड़ता है, तो ऐसी अवस्था में
बधिरता हो सकती है। हाई फीवर, बहुत जोर से बुखार आ जाना। कन्वल्शंस इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को दौरा पड़ना, इसकी वजह से भी बधिरता हो सकती है। देन रिकरेंट अटैक्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया, ये हमारे मध्य कान में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से कान बहने लगता है। अगर बार बार बच्चे के कान से मवाद आती है, ईयर डिस्चार्ज होता है, तो उसमें बधिरता आ सकती है। देन इन्फेक्शियस डिजीज सच एज whooping कफ्स, मम्स, मीजल्स, कॉलरा, वायरल फीवर, टीबी, ये कुछ बीमारियां हैं जैसे काली खांसी कहना, मम्स, ये कन्फेड हम बोलते थे पहले हिंदी में, यहाँ हमारा जो कान के नीचे है काफ़ी सूजन आ जाती है। मीजल्स हो जाना या हैज़ा हो जाना या वायरल फीवर हो जाना और टीबी हो जाना, इनकी वजह से भी बधिरता आ सकती है। मेनिंजाइटिस, ये इसको गर्दन तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं कि ये जो मेनिंज है, जो हमारी झिल्ली होती है सिर के ऊपर, इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो उसकी वजह से एंसेफेलाइटिस, ये एक और इन्फेक्शन है, इसकी वजह से हो जाता है। देन एक्सपोजर टू ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स, जो मैंने बताया था, ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, कुनिन्स हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन्स हैं, और इस प्रकार की और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बधिरता आ सकती है। ट्रॉमा, कान के ऊपर या सिर के ऊपर चोट लग जाना, इसकी वजह से भी बधिरता आ सकती है। देन कॉजेज ऑफ एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस, नॉइज इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस, लंबे समय तक बहुत ज़्यादा शोर में रहने से भी बधिरता हो सकती है। द नेक्स्ट इज एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है तभी हमारा जो शरीर के अन्य भाग हैं उनमें भी कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, वो पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाते हैं। तो इनका प्रभाव हमारे कभी कभी कानों पर भी पड़ता है। जिस प्रकार से जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमको चश्मा लगाना पड़ जाता है, दिखाई ठीक से नहीं देता, तो सुनाई भी कम देना शुरू हो सकता है। डायबिटीज़ एक और कारण है जिसकी वजह से हेयरिंग लॉस हो सकता है। ट्रॉमा टू ईयर्स, कानों को चोट लग जाना, कान के पास में चोट लग जाना। मेनिंजाइटिस एंड ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि गर्दन तोड़ बुखार हो जाना या